डाइजेशन टॉपिक अपना चल रहा था और डाइजेशन में अपन भोजन के पाचन की क्रियाविधि अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अपन ने बात करी थी माउथ में पाचन की। और आपको बताया था कि माउथ में जो डाइजेशन की क्रिया होती है, पाचन की जो क्रिया होती है, तो जैसे भोजन माउथ में लिया जाता है उसके बाद में दांतों के द्वारा उनको चबाया जाता है और लार उसमें मिलाई जाती है, तो भोजन जो है वो बन जाता है बोलस के रूप में। तो भोजन जो है वो लसलसा बन जाता है, बोलस के रूप में वो निर्मित होता है। इस बोलस को ग्रासनाल के द्वारा आमाशय में पहुंचाया जाता है, स्टमच में पहुंचाया जाता है। माउथ में पाचन के बाद में पाचन जो है वो स्टमच में होता है। ग्रासनाल में भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि ग्रासनाल में किसी भी प्रकार के कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। तो फिर पाचन कहाँ होगा? स्टमच में। स्टमच में तीन भाग मैंने आपको बताए थे, कार्डियक, फंडिक, पाइलरी। तीन प्रकार के ग्लैंड मौजूद हैं, कार्डियक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड और पाइलरी, जिनके सीक्रेशन से भोजन का पाचन होता है। एसिडिक मीडियम होता है यहाँ पर, HCl जो होता है वो एसिडिक मीडियम प्रदान करता है। और यहाँ पर जो भोजन है वो भोजन काइम के रूप में होता है, काइम के रूप में होता है। काइम का मतलब हुआ कि बोलस जो है उस बोलस को स्टमच के अंदर जैसे बोलस आएगा उसके बाद में इसको वहां पर मथा जाएगा। स्टमच में होने वाली विभिन्न प्रकार की किरणांकुंचन गति के द्वारा इसमें पाचक रस मिलकर इस बोलस को और भी लुब्रिकेंट बना देंगे, तो वो जो क्रिया होगी वो होगी काइम। इसके बाद में स्टमच के बाद में भोजन जो है वो आंतर में जाएगा और सबसे पहले जो है आंतर के भाग ड्यूडेनियम जो है जिसको अपन ग्रहणी कह रहे हैं, ग्रहणी में भोजन पहुंचेगा। ग्रहणी में भोजन का पाचन होगा और ग्रहणी में भोजन के पाचन होने के बाद में क्योंकि वहां पर विभिन्न प्रकार के जो अकार्बनिक पदार्थ होंगे वो वहां पर भोजन का पाचन करेंगे और पाचन करने के बाद के अंदर यहाँ पर ही भोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लास्ट फेज में काइल के रूप में। किस रूप में कन्वर्ट होगा? काइल के रूप में। यहाँ पर किस रूप में था? काइल के रूप में। और इसके बाद में यहाँ पर काइल के रूप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में भोजन ड्यूडेनियम के बाद में भोजन ड्यूडेनियम जो होगा उस ड्यूडेनियम के बाद के अंदर भोजन आंत्र के मध्य भाग में प्रवेश करता है। और सबसे ज्यादा अगर पाचन की अपन बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो मध्य आंत्र का मध्य भाग, तो आंत्र के मध्य भाग में भोजन किस रूप में पहुंचेगा? काइल के रूप में पहुंचेगा। किस रूप में पहुंचेगा? काइल के रूप में पहुंचेगा। काइल के रूप में पहुंचने के बाद में यहाँ पर भोजन का पाचन होगा। वो भोजन का पाचन कैसे होगा उसकी अपन बात करें। तो देखिए ये काइल के रूप में जो भोजन आया तो इसका मतलब ये क्या है? अर्धपचित भोजन है, पूरा तो पचा नहीं, अर्धपचित भोजन है। तो ये अर्धपचित जो भोजन होगा वो अर्धपचित भोजन काइल के रूप में छोटी आंत के मुख्य भाग में प्रवेश करता है, मध्य भाग में प्रवेश करता है और आंत्र में भोजन का पुनः अपघटन होता है। जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का क्या होगा? वापस से अपघटन होता है, जिससे यह जो होगा वो सरलतम अवस्था के अंदर बदल जाता है और आंतर की सतह से आसानी से क्या कर लिया जाता है? अवशोषित जो है वो कर लिया जाता है। छोटी आंत जो है छोटी आंत की सतह पर दो प्रकार की ग्रंथियां जो होती हैं वो दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड,
और दूसरी की मैं बात करूं तो दूसरी है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, दो प्रकार की ग्लैंड जो है वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। एक होती है ब्रूनर ग्लैंड और दूसरी की अगर हम बात करें तो वो होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और इन दोनों का सीक्रेशन जो होता है वो ही भोजन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। जहां पर मैं ब्रूनर ग्लैंड की बात करूं तो ब्रूनर ग्लैंड ग्रहणी की सब म्यूकोसा सतह से, सब म्यूकोसा जो सरफेस है उस सब म्यूकोसा सरफेस से स्रावित होती है। ब्रूनर ग्लैंड जो होगा वो ब्रूनर ग्लैंड ग्रहणी की सब म्यूकोसा सतह पर पाई जाती है। ब्रूनर ग्लैंड जो होगा वो ग्रहणी की सब म्यूकोसा सतह पर पाई जाती है और ये क्षारीय पदार्थ का सीक्रेशन करती है। बेसिक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आमाशय तक जो है वो अम्लीय माध्यम होगा और आमाशय के बाद में क्षारीय माध्यम होगा। ठीक है, तो वहां पर आपको पाचन के लिए कौन सा माध्यम आवश्यक है, क्षारीय माध्यम। और यहाँ पर जो ब्रूनर ग्लैंड है, और ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ग्रहणी की उपकला के अंदर, ग्रहणी की जो सब म्यूकोसा है उसमें पाई जाएगी। तो वहां से जो ये क्षारीय पदार्थ का क्या करती है, स्रावण करती है, जिसमें म्यूसिन और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। और उस बेसिक पदार्थ में क्या होता है, एक तो क्या होता है म्यूसिन होता है और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होगा उस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का क्या मतलब होगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब होगा प्रोटीन का विघटन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। किसके द्वारा, ब्रूनर ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाला जो पदार्थ होगा उसके अंदर म्यूसिन और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि वो पाए जाते हैं, जो प्रोटीन के पाचन का क्या करेंगे, कार्य करते हैं, प्रोटीन के पाचन का कार्य करते हैं। तो ये ब्रूनर ग्लैंड होगा वो ब्रूनर ग्लैंड एक प्रकार के क्षारीय पदार्थ का स्रावण करेंगे, क्षारीय पदार्थ का सीक्रेशन करेंगे। और जिसके अंतर्गत जो होती है, जिसमें क्या होगा, जिसमें म्यूसिन और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। देखिए इंटेस्टाइनल ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये लिवर कोशिकाएं होती हैं। ये क्या होती हैं, लिवर के पर कोशिकाएं जो है वो होती हैं और ये रसांकुर के बीच में उपस्थित होती हैं। इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के रसांकुर या कहते हैं तो बिलाइज प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोबिलाइज प्रेजेंट होती हैं। ये रसांकुर के बीच में उपस्थित होते हैं और ये म्यूकस में अनेक प्रकार के एंजाइम का स्रावन करते हैं। ये किसका स्रावन करेंगे, म्यूकस का। ये म्यूकस में अनेक प्रकार के एंजाइम्स होंगे, उनका क्या करते हैं, सीक्रेशन करते हैं। ठीक है, और ये दोनों प्रकार की ग्लैंड से स्रावित पदार्थ जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस मतलब आंतरिक रस जो है वो इसको अपन कह सकते हैं, इंटेस्टाइनल जूस कह सकते हैं, या इसको अपन सक्कस, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, सक्कस एंटेरिकस जो है वो अपन इसको कह सकते हैं। इन दोनों ग्लैंड वो दोनों कौन सी, ब्रूनर ग्लैंड और दूसरी कौन सी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ब्रूनर ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड के सीक्रेशन क्या है, दोनों ग्लैंड के सीक्रेशन को क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, या हम कहें तो क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस जो है वो अपन कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि सर ये इंटेस्टाइनल जूस जो है इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो देखिए इंटेस्टाइनल जूस जैसा कि थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको, इसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है। अपन ये कह सकते हैं कि इंटेस्टाइनल जूस एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ होता है। इंटेस्टाइनल जूस जो है वो एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ होता है जिसके अंदर 98.5% तो वाटर पाया जाता है। ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, इस इंटेस्टाइनल जूस में 98.5% वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। 1% इसके अंदर इनऑर्गेनिक, 1.0% जो है वो इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो मौजूद होते हैं, और 0.5% जो है इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे वो
मौजूद होंगे, या ऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे वो मौजूद होंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कंपोनेंट क्या होंगे, इनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल जूस के अगर बात करें तो इंटेस्टाइनल जूस यहाँ पर ये रस एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ होता है जिसके अंदर 98.5% वाटर होता है, 1.0% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, 0.5% उनके मध्य में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो पाए जाते हैं। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में आपके कौन से आ जाएंगे, आपके सोडियम है, पोटेशियम है ना, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है ना, ये सभी जो होंगे वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। और अगर अपन बात करें ऑर्गेनिक कंपोनेंट की तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में म्यूसिन, एंटेरोकाइनेज, इलेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, ये सभी प्रकार के जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये अब अपन आगे बात करेंगे कि आंतरिक रस में उपस्थित कार्बनिक घटक जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार से क्रिया करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले मैं म्यूसिन की बात कर लेता हूं। नंबर 1 में बात करता हूं म्यूसिन। देखिए म्यूसिन जो है वो क्या काम करेगा, जो भोजन होता है उसको लुब्रिकेंट बनाता है। लुब्रिकेंट आप कह सकते हो, भोजन को लुब्रिकेंट या आप कह सकते हैं लसलसा बनाता है। मशीन जो होगा वो क्या काम करता है, भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है। दूसरी बात करें तो दूसरा है एंटेरोकाइनेज। दूसरी बात करें तो होगा एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या काम करता है, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन जो कि एक निष्क्रिय एंजाइम है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, सक्रिय। सक्रिय किसमें, ट्रिप्सिन। कौन करता है, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज होगा वो एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय फॉर्म में है उसको सक्रिय फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। सक्रिय फॉर्म क्या होती है उसकी, ट्रिप्सिन जो है वो होती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें माल्टेज की, बात करूं माल्टेज की, माल्टेज होगा वो क्या काम करता है, माल्टोज को, माल्टेज क्या काम करेगा, माल्टोज को कन्वर्ट करेगा माल्टेज जो है वो माल्टोज को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम जो है वो करता है। इसके अलावा अगर अपन सुक्रेज की बात करें, सुक्रेज, सुक्रेज जिसको अपन इन्वर्टेज भी बोलते हैं, इन्वर्टेज या सुक्रेज की अपन बात करें तो ये क्या काम करता है, ये सुक्रोज को, सुक्रेज होगा वो सुक्रेज क्या काम करेगा, सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सुक्रेज होता है वो सुक्रेज क्या काम करेगा, ग्लूकोज, सुक्रेज होगा वो सुक्रोज क्या काम करेगा,
जो सुक्रेज है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज है फ्रक्टोज होगा उस फ्रक्टोज में चेंज करने का काम करता है। सुक्रेज जिसको अपन इन्वर्टेज भी बोलते हैं, ये जो है वो सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और किसके अंतर्गत फ्रक्टोज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। अगर लैक्टोज की अपन बात करें, मैं बात करता हूं लैक्टेज। लैक्टेज क्या काम करेगा? लैक्टेज लैक्टोज होगा, उस लैक्टोज को लैक्टेज कन्वर्ट करेगा इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। लैक्टेज की अगर हम बात करें तो लैक्टेज क्या काम करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करने का काम जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन लाइपेज की अपन बात करें, लाइपेज, देखिए लाइपेज होगा वो क्या काम करेगा कि जो फेट है उस फेट को लाइपेज नामक एंजाइम जो होगा वो क्या काम करेगा? डाई एंड पॉली या अपन ये कहें मोनो एंड डाइग्लिसराइड, मोनो एंड डाइग्लिसराइड, मोनो एंड डाइग्लिसराइड, मोनो एंड डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट करने का जो काम है वो करेगा मोनो ग्लिसराइड जो है उसमें, और साथ ही ग्लिसरॉल और इसके अंदर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। लाइपेज होगा वो लाइपेज क्या काम करेगा? फेट को मोनो ग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड में और ग्लिसरॉल होगा उस ग्लिसरॉल के अंदर चेंज करने का जो काम है वो इसका किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज की। ये तो मैंने बात की म्यूसिन की, कि म्यूसिन भोजन को लुब्रिकेट लसलसा बनाता है। एंटेरोकाइनेज की बात करें तो एंटेरोकाइनेज क्या करता है? ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय फॉर्म होती है, ट्रिप्सिन सक्रिय फॉर्म होती है। माल्टेज की बात करें तो माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। सुक्रेज की बात करें, सुक्रेज को इन्वर्टेज बोलते हैं, वो क्या काम करेगा? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अगर लैक्टेज की बात करते हैं तो लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अगर लाइपेज की बात करें तो लाइपेज क्या करेगा? फेट को मोनो एंड ग्लिसराइड और ग्लिसरॉल होगा उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके आगे अगर हम बात करें पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज की, नेक्स्ट अपन बात करें पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज क्या करता है? ये न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक जो एसिड होगा उस न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज नामक जो एंजाइम होगा वो कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड होगा उस न्यूक्लियोटाइड्स में इसको क्या करता है? कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन करेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स होगा उस न्यूक्लियोटाइड में चेंज करने का काम करता है। इसके बाद फॉस्फेटेज, नेक्स्ट एंजाइम आएगा आपका फॉस्फेटेज। देखिए फॉस्फेटेज क्या काम करेगा? ये जो न्यूक्लियोटाइड है जिसको फॉस्फेटेज
तोड़ेगा, फोस्फेटेज होगा, वो न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, चेंज करेगा किसमें, न्यूक्लियोटाइड में, ये था न्यूक्लियोसाइड में और फॉस्फेरिक ग्रुप की अपन बात करें या अपन कहें फॉस्फोरिक एसिड होगा, उस फॉस्फोरिक एसिड में चेंज को तोड़ देगा। भाई न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड मिले तो क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। जब न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ा होता है तो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो इस न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फेटेज क्या काम करेगा, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड होगा, उस फॉस्फोरिक एसिड होगा उसके अंदर क्या कर देता है, फॉस्फोरिक एसिड जो होगा उस फॉस्फोरिक एसिड में चेंज करने का काम कर देता है, तोड़ने का काम कर देता है। अब ये जो न्यूक्लियोसाइडेज होगा, अब नेक्स्ट एग्जाम आएगा न्यूक्लियोसाइडेज। अब देखिए न्यूक्लियोसाइडेज क्या काम करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज। देखिए ये न्यूक्लियोसाइडेज क्या काम करेगा कि ये अभी बात की अपन ने कि फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड होगा उसमें कन्वर्ट करने का काम है। अब नेक्स्ट एग्जाम आएगा आपका न्यूक्लियोसाइडेज। ये न्यूक्लियोसाइडेज क्या काम करेगा, जो न्यूक्लियोसाइड है किसको कन्वर्ट करेगा, ये काम किसको करेगा, न्यूक्लियोसाइड को। ये न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज इसमें कन्वर्ट करने का काम करेगा पेंटोज शुगर, इसमें पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट करने का जो काम है वो इसके द्वारा क्या होगा, किया जाएगा। न्यूक्लियोटाइडेज होगा, उस न्यूक्लियोटाइडेज के द्वारा क्या किया जाएगा, न्यूक्लियोटाइडेज जो होगा वो न्यूक्लियोसाइड को पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस होगा उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये जो है वो इंटेस्टाइनल जूस है उसके अंदर प्रेजेंट विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे जो कि विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं जो है वो संपन्न करते हैं पाचन के दौरान स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम बात करेंगे कंट्रोल, अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, कंट्रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, देखिए इसका कंट्रोल नर्वस सिस्टम के द्वारा नहीं किया जाता है। इंटेस्टाइनल जूस जो है उस इंटेस्टाइनल जूस का कंट्रोल नर्वस सिस्टम के द्वारा नहीं किया जाता है। फिर इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, इसका कंट्रोल किया जाता है हॉर्मोन्स के द्वारा। इसके द्वारा हॉर्मोन्स जो है उन हॉर्मोन्स के द्वारा जो है वो इसका कंट्रोल होगा, वो इसका कंट्रोल अपन किसके द्वारा करेंगे, हॉर्मोन्स होंगे, उन हॉर्मोन्स के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाएगा। और वो हार्मोन कौन से होंगे, एंटेरोक्राइनिन। कौन कौन से हार्मोन होंगे, एक होगा एंटेरोक्राइनिन भाई इंटेस्टाइनल जूस होगा, आंतरिक रस उसका कंट्रोल नर्वस सिस्टम को करेगा, तो कौन करेगा, हार्मोन करेगा। कौन कौन से हार्मोन करेंगे, एक तो एंटेरोक्राइनिन जो होगा वो करेगा और एक कौन करेगा, ड्यूओक्राइनिन। दूसरा कौन सा करेगा, ड्यूओक्राइनिन। ये दो जो हार्मोन्स हैं एंटेरोक्राइनिन और ड्यूओक्राइनिन, ये मिलकर जो है वो कंट्रोल करते हैं किसका, इंटेस्टाइनल जो जूस है उस इंटेस्टाइनल जूस को कंट्रोल करने का काम इन दो हार्मोन का है। ये दो हार्मोन मिलकर इसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। ओके, नर्वस सिस्टम जो होगा वो नर्वस सिस्टम इस पर कंट्रोल करने का जो काम है वो नहीं करता है। ठीक है, ये तो चर्चा की अपन इसके कंट्रोल। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो है पाचन की अपन बात कर रहे हैं, अब अपन बात करेंगे एब्जॉर्प्शन। पाचन तो हो गया, इसमें पाचन की बात करें, अब अपन बात करेंगे एब्जॉर्प्शन।
अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन की बात की, इसके बाद में अपन बात करेंगे डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन तक जब पचित भोजन मतलब कि जितना पच जाएगा उसके बाद अपचित भोजन पहुंचेगा तो वहां पर पाचन के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जितना पाचन होना है जो आमाशय हो गया उसके बाद आंत में हो जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन के पास तो बचता ही नहीं, वहां पर कुछ मात्रा में जल वगैरह का अवशोषण होता है, बाकी वहां पर पाचन की क्रिया बहुत ही कम होती है। मेन पाचन की क्रिया यही तक होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं माउथ के अंदर। एब्जॉर्प्शन इन माउथ, माउथ जो है उस माउथ के अंदर अवशोषण जो है उस अवशोषण की अपन बात करते हैं। देखिए माउथ में भोजन का अवशोषण जो है वो नहीं होता है, माउथ में भोजन का अवशोषण नहीं होता। माउथ में भोजन को चबाया जाता है, बोलस के रूप में बनाया जाता है और आगे भेज दिया जाता है। तो फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कुछ मेडिसिन जो है उनका यहाँ पर क्या होता है अवशोषण होता है, जैसे आइसोप्रेनाइल है, ग्लिसराइल है, ट्राइनाइट्रेट, इनका अवशोषण जो है वो यहाँ पर होता है। कुछ मेडिसिन हैं जैसे अपन बोल सकते हैं आइसोप्रेनाइल है, आइसोप्रेनाइलिन, ग्लिसराइल, ट्राइनाइट्रेट है ना, ये जो है इनका अवशोषण जो है वो यहाँ पर होता है। तो माउथ के बाद के अंदर एब्जॉर्प्शन का, माउथ के बाद में भोजन कहा जाता है। ग्रास में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, मुखना में पाचन होता है, वो तो एक किसका माध्यम, मार्ग प्रदान करने का माध्यम। उसके बाद में भोजन कहा जाता है स्टमक में जाएगा, तो पाचन किसमें करेंगे अपन, अवशोषण किसमें करेंगे, स्टमक। देखिए स्टमक की अपन बात करें तो स्टमक के अंदर भी भोजन का अवशोषण सीमित मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, आंत में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। तो स्टमक की अपन बात करें तो स्टमक में भी भोजन का अवशोषण जो होता है वो सीमित मात्रा के अंदर होता है। सीमित मात्रा का मतलब होगा कि यहाँ पर जो है वो किस का अवशोषण होता है, यहाँ पर एक तो वाटर का अवशोषण होता है, अल्कोहल जो है, अल्कोहल का अवशोषण जो है वो स्टमक में होता है, और कुछ मात्रा में ग्लूकोज जो है ग्लूकोज का अवशोषण यहाँ पर होता है। वाटर है, अल्कोहल है, ग्लूकोज, इनका अवशोषण जो है स्टमक में होता है। तो स्टमक में सीमित मात्रा में एक लिमिटेड जो मात्रा होती है उस लिमिटेड मात्रा के अंदर ही एब्जॉर्प्शन होता है। और अगर एब्जॉर्प्शन सीमित मात्रा में भी होता है तो किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का होता है, अल्कोहल का होता है, ग्लूकोज जो है उसका एब्जॉर्प्शन जो है इसके अंतर्गत होता है। इसके बाद में स्टमक में हो गया अवशोषण। स्टमक में अवशोषण के बाद में अवशोषण कहाँ होगा, एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद में भोजन कहाँ गया, इंटेस्टाइन में गया। अब ये इंटेस्टाइन वाला फंडा है, इंटेस्टाइन में भोजन का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है। इंटेस्टाइन जो होगा उस इंटेस्टाइन में भोजन का अवशोषण होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में भोजन का अवशोषण जो है वो इस इंटेस्टाइन में होता है। वो भी कौन सी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी जो आंत होती है उस छोटी आंत के अंदर। तो यहाँ पर मैं अगर इसको लूं तो अपन ये चलो पूरी देखें तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं, तो लार्ज की भी कर लेंगे। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, फिर लार्ज की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण जो है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। भोजन की कुल मात्रा का लगभग 90% भाग, भोजन की कुल मात्रा का लगभग 90% भाग जो है वो आंत की सतह द्वारा अवशोषित किया जाता है। आंत की सतह द्वारा भोजन का सबसे अधिक मात्रा में अवशोषण किया जाता है, और वो भी किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण किया जाता है। लगभग 90% अवशोषण जो है वो होता है आंत के द्वारा।
इसकी सतह के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रसायनों जो हैं, विभिन्न प्रकार के विलाइस जो हैं, वो विलाइस और वृत्ताकार बलन पाए जाते हैं। क्योंकि इसकी जो अंतर की जो सतह है उसमें क्या होगा कि अंतर में विभिन्न प्रकार के रसायनों और वृत्ताकार बले पाए जाते हैं, जिससे अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और इन रसायनों के कारण इसके अवशोषण का सतह लगभग 600 गुना जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर किस किस का पाचन होता है? देखिए यहाँ पर पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है उस कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर पाचन होता है। प्रोटीन का यहाँ पर पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। लिपिड्स जो है, लिपिड्स का भी यहाँ पर क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। तो चलिए अवशोषण, वाटर की अगर बात करें तो वाटर का भी यहाँ पर क्या होता है, अवशोषण होता है। चाहे मिनरल्स की अगर बात करें तो मिनरल्स का भी यहाँ पर क्या होता है, अवशोषण होता है। अगर विटामिन की मैं बात कर लूं तो विटामिन होगा, उस विटामिन का भी यहाँ पर क्या होता है, अवशोषण होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वाटर, मिनरल्स, विटामिन सभी का अवशोषण होता है। विटामिन बी12 को छोड़ के जितने भी विटामिन हैं वो सभी का विटामिन होता है। मोस्टली विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के का अवशोषण जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। वाटर की अगर बात करें तो वाटर का अवशोषण जो है वो प्राशन विधि के द्वारा जो है वो देखने को मिल सकता है, प्राशन विधि द्वारा हो जाएगा। अगर विटामिन की अगर बात करें तो उनका अवशोषण जो होगा वो विसरण विधि के द्वारा हो जाएगा। डिफ्यूजन मेथड होगा, उस डिफ्यूजन मेथड द्वारा विटामिन का अवशोषण हो जाएगा। वाटर की अगर बात कर लेते हैं तो वाटर का अवशोषण जो होता है वो किसके द्वारा, प्राशन विधि द्वारा हो जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखिए ग्लूकोज और गैल्यूकोज की बात करें, कार्बोहाइड्रेट में अगर ग्लूकोज और गैल्यूकोज की मैं बात करूं तो ग्लूकोज और गैल्यूकोज होगा, उसका अवशोषण जो होता है वो तो होता है सक्रिय परिवहन द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा जो है वो होगा। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और गैल्यूकोज की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज और गैल्यूकोज का जो अवशोषण होगा वो सक्रिय परिवहन द्वारा अवशोषण होता है। और फ्रक्टोज मैनोज की अगर बात करें, फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं या मैनोज जो है उस मैनोज की बात कर ले या पेंटोज की बात कर ले हैं, तो इनका जो अवशोषण होगा वो कौन सी से होता है, इनएक्टिव या पेसिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है। निष्क्रिय जो ट्रांसपोर्ट होगा उस निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा इनका परिवहन जो है वो परिवहन होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अवशोषण होगा कार्बोहाइड्रेट का तो उसमें ग्लूकोज और गैल्यूकोज का तो सक्रिय परिवहन द्वारा अवशोषण होता है और फ्रक्टोज, मैनोज और पेंटोज का पैसिव ट्रांसपोर्ट द्वारा जो है वो क्या होता है, अवशोषण जो है अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये बात जो की है वो अपन ने क्या की है, किसकी की है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषण की। उसके बाद में अवशोषण किसमें होगा, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में इन लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, अब किसमें होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन होगा उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में अवशोषण होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब पदार्थ या भोजन होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन तक आएगा तब तक अवशोषण योग्य उसके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैले रूप से अवशोषण जो है वो अवशोषण तो हो गया, कहां हो गया, अवशोषण कहां से स्टार्ट होगा, माउथ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ में हो गया, फिर थोड़ा बहुत बचा वो किसमें हो गया, स्टमक में हो गया, फिर बचा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, 90% पार्ट का स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। तो जब भोजन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तब तक जो अवशोषण योग्य कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में वाटर का, कुछ मात्रा में वाटर का और मिनरल्स, कुछ मात्रा में वाटर और मिनरल्स जो है उनका अवशोषण जो है वो अवशोषण को कुछ मेडिसिन जो है, कुछ मात्रा में मेडिसिन जो है उन मेडिसिन का अवशोषण जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में
हो जाता है। तो अपन कहेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में अवशोषण नहीं होता है, क्योंकि जब काइल जो है वो काइल बड़ी आंत तक या लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, तब तक उसमें अवशोषण योग्य पदार्थ बच नहीं पाते हैं। तो बड़ी आंत में अगर कुछ भी अवशोषण होता है तो किसका होगा, जल का होगा, कुछ मात्रा में दवाइयों का हो जाएगा या फिर खनिज लवण होगा, उनका अवशोषण हो जाएगा। और उसके बाद के अंदर जो भोजन है वो कहां पहुंचेगा, रेक्टम में पहुंचेगा। रेक्टम जिसको अपन मलाशय कहते हैं, रेक्टम जिसको अपन क्या बोलेंगे, मलाशय बोलेंगे। मलाशय होता है, उस मलाशय में भोजन का अस्थायी रूप से संग्रहण किया जाता है और उसके बाद में मलाशय में क्रमांकुचन गति होगी, क्रमांकुचन गति के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो मलाशय में जो एकत्रित भाग होता है, इस एकत्रित भाग को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं फिसेज। इसको हिंदी में फिसेज और हिंदी में इसको विस्टा कहा जाता है। फिसेज कह सकते हैं या इसको विस्टा कह सकते हैं। और एक दूसरा वर्ड जो है वो और आता है, उसको डिफिकेशन कहा जाता है। डिफिकेशन जो है वो अपन इसको कह सकते हैं, डिफिकेशन जो है वो भी अपन कह सकते हैं। इसको विष्टोत्सर्जन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विष्टोत्सर्जन। विष्टोत्सर्जन, विष्टोत्सर्जन का मतलब होता है विष्टा का उत्सर्जन या विष्टा को शरीर से बाहर निकालने के लिए आपको विष्टोत्सर्जन कहते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं विष्टा की। तो देखिए, पचित भोजन होगा, उसके अवशोषण के बाद जो भोजन है उस भोजन का पाचन हो गया और पाचन के बाद के जो शेष बचा हुआ जो भाग होता है, भोजन के पाचन के पश्चात शेष बचा हुआ भाग या शेष बचा हुआ जो पदार्थ होता है वो बड़ी आंत से कहां पहुंच जाता है, रेक्टम तक पहुंच जाता है और वहां एकत्रित होता है और उसको अपन क्या कहते हैं, वहां पर विष्टा कहते हैं, विशेष कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, पचित भोजन के अवशोषण के बाद, पचित भोजन के अवशोषण के बाद शेष बचा हुआ पदार्थ, पचित भोजन के अवशोषण के बाद शेष बचा हुआ पदार्थ बड़ी आंत से मलाशय में आता है और यहां पर विष्टा के रूप में एकत्रित हो जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि विष्टा जो है वो कैसे होती है, वो अर्ध ठोस भूरे रंग की होती है। विष्टा अर्ध ठोस भूरे रंग का पदार्थ होता है और इसका भूरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, स्टर्कोबिलिन के कारण। स्टर्कोबिलिन जो है उस स्टर्कोबिलिन के कारण से जो है वो फिशेज का भूरा रंग होता है। फिशेज का भूरा रंग मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ब्राउन कलर है वो किसके कारण होता है, स्टर्कोबिलिन होगा, उस स्टर्कोबिलिन के कारण से इसका कलर जो होगा वो कैसा होगा, इसका कलर भूरा होगा। और ये जो फिशेज है, ये जो विष्टा है वो एक प्रकार का अर्ध ठोस भूरे रंग का पदार्थ होता है जिसका कलर भूरा स्टर्कोबिलिन जो है उस स्टर्कोबिलिन के कारण से इसका भूरा रंग होता है। और दूसरी बात करें कि विष्टा में उपस्थित जो गंध होती है वो किसके कारण होती है, तो इसमें उपस्थित गंध जो है वह होती है इंडोल, ट्रिप्टोफैन और स्केटोल के द्वारा। इसमें जो गंध की अगर हम बात करते हैं तो विष्टा में जो गंध आती है वो किसके कारण होती है, इंडोल, ट्रिप्टोफैन और स्केटोल जो है उस स्केटोल के द्वारा जो है वो इसके अंदर क्या होती है, गंध जो है वो उत्पन्न होती है। तो विष्टा का भूरा रंग किसके कारण, स्टर्कोबिलिन के कारण। विष्टा का भूरा रंग स्टर्कोबिलिन के कारण। और विष्टा में जो गंध आती है किसके कारण, इंडोल, ट्रिप्टोफैन और स्केटोल होगा उसके कारण इसके अंदर गंध उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहते हैं कि विष्टा को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है
उसको अपन क्या बोलेंगे, डिफिकेशन बोलेंगे, विसर्जन बोलेंगे। विष्ठा का उत्सर्जन करने की क्रिया या विष्ठा को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, विष्ठोत्सर्जन कह सकते हैं या डिफिकेशन कह सकते हैं। अगर हम ये कहें कि आहार नाल में उत्पन्न कर्मानुकुंचन गति के कारण अपचित भोजन नीचे की ओर खिसकता जाता है, जिसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। जब भोजन का पाचन होगा और भोजन के पाचन होने के बाद के अंदर अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है, भोजन के पास क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल, अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल में कर्मानुकुंचन गति होगी और कर्मानुकुंचन जो गति होगी उसके कारण से भोजन जो होगा वो धीरे धीरे कहाँ होगा, नीचे खिसकेगा। माउथ के बाद के अंदर कहाँ आएगा, अपना आमाशय में आएगा, आमाशय के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में कहाँ आता है, रेक्टम में आता है। तो ये भोजन जो होगा वो नीचे की ओर खिसकता है, जिसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो है वो कहा जाता है। और जब भोजन बड़ी आंत के निचले भाग में से मलाशय में प्रवेश करता है, जब भोजन बड़ी आंत में आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया और लार्ज इंटेस्टाइन से जब ये रेक्टम में प्रवेश करता है तो मलाशय या जो रेक्टम है उसकी सतह पर उपस्थित जो तंत्रिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं। जब ये जो फिशेज या विस्टा की हम बात करते हैं ये इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से कहां पहुंच जाएगी, रेक्टम में पहुंच जाएगी। तो जैसे ही रेक्टम में पहुंचेगी तो रेक्टम में पहुंचते ही क्या होगा कि यहाँ पर इस रेक्टम में जो तंत्रिकाएं उपस्थित हैं वो तंत्रिकाएं कैसे हो जाएंगी, एक्साइटेड हो जाएंगी, उत्तेजित हो जाएंगी और जैसे ही उत्तेजित होंगी वैसे क्या हो जाएगा, विष्ठोत्सर्जन जो होगा उस विष्ठोत्सर्जन की क्रिया जो होगी वो वहां पर क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इस भोजन जो है उस भोजन का पाचन होगा और विसर्जन की जो है वो क्रिया होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि भोजन का पाचन होगा, भोजन का अवशोषण होगा और जब भोजन जो होगा वो भोजन एलिमेंट्री जो कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल से नीचे की तरफ खिसकता जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल से नीचे कब खिसकेगा, जब भोजन का पाचन, जैसे माउथ में पाचन हुआ, माउथ के पाचन के बाद में भोजन का पाचन आमाशय में हुआ, आमाशय के बाद में छोटी आंत में हुआ, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में हुआ। तो जितना भोजन का पाचन होना था हो गया, जितना अवशोषण होना था हो गया। उसके बाद में जो पदार्थ बचेगा, जो शेष पदार्थ बचेगा उसको वहां तक क्या कर, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो क्या करेगी, नीचे धकेल करेगी। तो नीचे धकेलने की क्रिया जिसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कह रहे हैं। तो जैसे जैसे ये नीचे धकेला जाएगा, धकेलने के बाद में ये आकर कहाँ एकत्रित हो जाएगा, ये जो रेक्टम है उस रेक्टम में आकर एकत्रित हो जाएगा। मलाशय होगा उस मलाशय में आकर ये क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। और जब मलाशय में एकत्रित हो जाएगा तो जैसे ये मलाशय में एकत्रित होगा उसके बाद में क्या होगा कि मलाशय की जो पेशियां होती हैं वो क्या होंगी, उत्तेजित होंगी। देखिए मनुष्य की अपन बात कर रहे हैं, एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो वयस्क मनुष्य में ये जो विसर्जन की जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, वॉलंटरी होती है। वो कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। उसकी इच्छा शक्ति जो होती है उसके ऊपर डिपेंड है, वो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो जैसे ही वो वहां पर आएगा, रेक्टम में एकत्रित हो जाएगा विसर्जन विष्ठा, और उसके बाद में जब वो तंत्रिकाएं उत्तेजित हो जाएंगी तो उस विष्ठा को क्या कर दिया जाएगा, शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा। जो क्रिया कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। तो विष्ठा को शरीर से बाहर त्यागने की जो क्रिया होती है उसी को अपन क्या बोलेंगे, विष्ठोत्सर्जन कह सकते हैं। विष्ठोत्सर्जन जो है या डिफिकेशन जो है हम उसको कह सकते हैं। और इस प्रकार से जो है वो मानव शरीर की अपन बात करते हैं तो मानव शरीर के अंदर भोजन का जो है पाचन होता है। तो वो मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ हुआ, एलिमेंट्री कैनाल में, जहां पर अपन ने बात करी माउथ से लेकर लास्ट रेक्टम जो है वहां तक की अपन ने बात की है। ठीक है, तो इस प्रकार से भोजन का जो है वो पाचन होगा। और आपको बात बताई मैंने आपको कि माउथ में जो है भोजन बोलस के रूप में बदलता है और उसके बाद में स्टमक में ये काइल के रूप में आएगा। इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन के अंदर ये काइल जो होगा उस काइल के रूप में भोजन का क्या होता है, भोजन रहता है। और उसके बाद के अंदर ये बड़ी आंत में भी काइल के रूप में जाएगा। उसके बाद के अंदर धीरे 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 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विष्ठा में कन्वर्ट हो जाएगा। और विष्ठा का कलर भूरा होता है, किसके कारण होगा, स्ट्रेकोपिन
विलीन के कारण होगा, और मिश्रा के अंदर जो गंध होती है वो गंध किसके कारण होगी, वो इंडोल के कारण, वो स्कोटोल के कारण, और वो ट्रिप्टोफैन जो है उनके कारण से जो है उसके अंदर जो है वो गंध जो होती है वो गंध उत्पन्न होती है। ठीक है, ये जो बातें की हैं वो सारी की सारी बातें अपने डाइजेशन के अंतर्गत की। अपना जो टॉपिक था वो कौन सा था, डाइजेशन जो था। तो डाइजेशन के अंतर्गत अपनी सारी चर्चाएं जो वो कि किस प्रकार से भोजन जो है उस भोजन का पाचन होता है, और किस प्रकार से भोजन होगा उसका अवशोषण होगा, और किस प्रकार से अपचित जो भोजन होगा उस अपचित भोजन को शरीर से बाहर त्यागा जाएगा। ये सभी क्रियाओं की चर्चा जो है वो अपन ने की है। और एक मनुष्य की अगर बात करें, मानव की बात करें, या किसी भी जीव की अगर हम बात करें, तो उस जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, और भोजन जब उसको मिलेगा और उसके बाद के अंदर उसमें उसका डाइजेशन होगा, उसकी आवश्यकता, जब डाइजेशन होगा तब ही भोजन का जो रस होगा वो उसकी बॉडी के अंदर पहुंचेगा। भोज्य पदार्थ जिसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे वो उसकी बॉडी के अंदर पहुंचेंगे, और उसकी जो मसल्स होती होंगी या फिर कहें उसके जो बॉडी होती है उस बॉडी को वो एनर्जी जो होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो भोजन के द्वारा जो है वो मनुष्य को या किसी भी जीव की अपन बात करें तो जीव को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी के लिए वो भोजन को प्राप्त करता है, और एनर्जी के लिए हम ये कहें कि उसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व जो है वो मौजूद होने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, ये मिनरल्स, ये सभी जो हैं वो अगर उसमें पर्याप्त मात्रा में अगर उपस्थित हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो संतुलित आहार है, संतुलित भोजन जो है वो मनुष्य को प्राप्त हो रहा है। तो इन सभी चीजों, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करो, चाहे प्रोटीन की बात करो, चाहे लिपिड की बात करो, ये सभी जो है वो उसके भोजन के अंदर क्या होना चाहिए, मौजूद होने चाहिए। और जैसे ही भोजन वो करे तो उसके बाद उसका पाचन हो, उसका अवशोषण हो, जिससे शरीर जो है शरीर की ग्रोथ होती है। देखिए, शरीर की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है भोजन, शरीर की में एनर्जी के लिए आवश्यक होता है भोजन, शरीर के डेवलपमेंट के लिए भोजन आवश्यक होता है, शरीर की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा शरीर में जो ऊतक वगैरह है उनकी अगर वो चोटग्रस्त है तो उनकी मरम्मत के लिए जो है उसमें भी क्या किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। कैलोरी के रूप में अपने को भोजन से क्या मिलेगा, एनर्जी जो होती है वो एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, और अपन भोजन करें तो उसमें अपने को विटामिन वगैरह मिलेंगे, और विटामिन होंगे वो शरीर जो है शरीर की ग्रोथ डेवलपमेंट होगा उसके लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। हार्मोन्स अपने को मिल रहे हैं, है ना, मिनरल्स अपने को मिलेंगे जो कि बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये अपन ने बात की डाइजेशन।